लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेक और बिंगो को भी जुनू की पावर सेंस होती है। आगे बेक मन में बिंगो के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक पहला एस रैंक हंटर है जो फुल्ली परफेक्ट होने के बाद भी रिटायर हो गया है। एस रैंक हंटर को काफी अच्छा पे किया जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इसने हंटर का जॉब इसलिए छोड़ा क्योंकि इसे हंटर होने में अच्छा फील नहीं होता। ये रिच फैमिली से भी नहीं आता। आगे बिंगो बेक से पूछता है, यूनो क्या तुम सच में जेजू आइलैंड की रेड में जाने वाले हो? बेक बताता है, हाँ बिल्कुल। बिंगो कहता है, तुम्हें तो पता है ना इनुसेकु कैसा मारा गया था? बेक कहता है, यही तो ज्यादा कारण है जिसके लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अगर अभी हमने उन एंड्स को ठिकाने नहीं लगाया तो पूरे देश भी उसी दिक्कत के साथ गुजरेगा। ये सुन के बिंग बेक से कहता है, तुम इतने देशभक्त कब से बन गए? बेक कहता है, वहाँ जाने की तो मैंने ठान ही ली है और ये मैं किसी अच्छे कारण के लिए ही कर रहा हूँ। ये सब सुन के बिंग कहता है, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो वहाँ जाने की सोचूंगा तक नहीं। अगर तुम मुझे यहाँ लेने के लिए आए हो तो तुम गलत इंसान के पास आए हो। बेक कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय करने आया हूँ, क्योंकि अब तुम्हें थोड़ी ना पता होगा कि मेरे साथ क्या हो सकता है। शायद मुझे तुम फिर से देख ना पाओ। ये सुन के ब्यूक थोड़ा सा शॉक हो जाता है। आगे वो बेक से कहता है, मैं तो टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे बस टीचर बनना है और नॉर्मल जिंदगी जीनी है। ये सुन के बेक हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम टीचर बनने वाले हो? आगे ब्यूक उसे बताता है, शायद इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा कि यूजन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बना रहा है। वो स्किल्ड हंटर की खोज कर रहा है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। वो मुझे गिल्ड मास्टर की पोजीशन ऑफर कर रहे थे। सिर्फ यूजन कंस्ट्रक्शन की ही बात नहीं, जब से मैंने रिटायरमेंट लिया है काफी सारी कंपनीज ने मुझे काफी बड़े बड़े ऑफर दिए थे, लेकिन मैं डरता हूँ। मैं ऐसी जॉब के लिए फिट नहीं बैठता जहाँ तुम मारोगे या मर जाओगे, इसलिए मैं टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम देने जा रहा हूँ। मैं कोरिया की हिस्ट्री पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। बेक उसे पूछता है, आखिर कोरियन हिस्ट्री क्यों? ब्यूंग बताता है, तुम्हें तो पता है ना मुझे हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुन के बेक उसे कहता है, तुम सच में पागल हो? ब्यूंग कहता है, नहीं, आम आदमी ऐसे ही होते हैं। मैं हिस्ट्री की बुक में से वर्ड्स पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ फाइट से नहीं। ये सब सुनने के बाद बेक भी समझ जाता है। वो मन में कहता है, हाँ वो सही कह रहा है, वो नॉर्मल जैसा ही है। हंटर्स तो एबनॉर्मल होते हैं। इससे मुझे ये भी याद आया कि काफी कम ही हंटर हैं जो मैजिक बीट से लड़ना पसंद नहीं करते, और इनमें से शायद कुछ हीलर ही होते होंगे क्योंकि उनका काम बस हील करना होता है। आगे हमें हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ जिन्हों एक खिड़की से अपनी माँ के रूम में आ जाता है। वो मन में कहता है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो कुछ भी नहीं हो सकता। माँ शायद होली वाटर को पी भी ना पाए और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इनका इलाज हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने खुद देखा है कि सिस्टम ने अभी तक काफी ज्यादा मिरेकल किए हैं। मेरे साथ जो अब तक हुआ है वो एक ग्रेट कहानी है और ये सब कुछ सिस्टम की वजह से ही हो पाया है। मैंने एक ई रैंक हंटर से शुरुआत की थी और अभी मैं यहाँ तक आया हूँ। मुझे सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए। आगे हम देखते कि जिन्हों बोतल की कैप को निकाल देता है और वो काफी ज्यादा आशा के साथ अपनी माँ को होली वाटर पिला देता है। होली वाटर पिलाते हुए उसे अपनी माँ की गर्दन का स्कार दिख जाता है। उसे अपना पास्ट याद आता है। वो कहता है, मैं बस अपनी माँ के बाल वॉश करना चाहता था, जबकि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी। वो मैं हूँ जिसने उन्हें वो स्कार दिया है। आगे हम देखते हैं कि जुनू की माँ तंदुरुस्त हो जाती है। जुनू मन में कहता है, उनके चेहरे का तेज तो वापस आ गया है, तो फिर वो हुट क्यों नहीं रही? प्लीज माँ, अपनी आंखें खोल दीजिए। बस यही एक कारण था जिसके लिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। प्लीज जाग जाइए। इतने साल तक आपने जो बर्डन अपने ऊपर लेके रखा है, मुझे उसे उठाने दीजिए। आगे हम देखते हैं कि जुनू की माँ जाग जाती है। वो जुनू से कहती है कि जुनू, क्या ये तुम हो? जुनू खुशी से हैरान हो जाता है। उसकी माँ उसे पूछती है, मैं कितने साल तक स्लीप में थी? जुनू कहता है, 4 साल। ये सुन के जुनू की माँ भी शॉक हो जाती है। आगे वो जुनू से पूछती है कि जिना कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना? जुनू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उनसे कहता है कि वो ठीक है। जुनू की माँ उसे कहती है, थैंक यू जुनू, तुमने अपना वादा निभाया। जुनू की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कहती है, तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट आई है। जुनू मेरे बेटे, तुमने काफी कुछ सहा है ना? जुनू एकदम से रोने लगता है और कहता है कि हाँ माँ। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर को ये बात पता चल जाती है कि जुनू की माँ इटर्नल स्लंबर से जाग गई है। इस बात से सीनियर डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे एक जूनियर डॉक्टर उस सीनियर डॉक्टर से कहता है, पेशेंट का गार्डियन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की मांग कर रहा है, तो अब हम क्या करें? सीनियर डॉक्टर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट 4 साल से बेड पे थी, तो पेशेंट की हालत ठीक नहीं होगी, वो चल तक नहीं पाएंगी। जूनियर डॉक्टर कहता है, बात ये है कि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, वो पूरी तरीके से ठीक है और वो खुद से चल भी
पा रही है। ये सुन के सीनियर डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है वो 4 साल से हिली तक नहीं, पर अभी वो परफेक्टली फाइन है। जूनियर डॉक्टर कहता है शायद ये लाइफ सपोर्ट मशीन की वजह से हो। सीनियर डॉक्टर कहता है भले ही वो ठीक है, लेकिन हम उन्हें ऐसे ही डिस्चार्ज नहीं कर सकते, पहले हमें मेडिकल कम्युनिटी को इसके बारे में बताना होगा। जूनियर डॉक्टर कहता है मैंने उनके गार्डियन से बात करने की कोशिश तो की, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। सीनियर डॉक्टर पूछता है कि कौन है वो। जूनियर डॉक्टर उसके पास आके उसे धीमी आवाज में कहता है आपने संग जुनू के बारे में तो सुना ही होगा ना, जो अभी अभी कोरिया का 10th एयरस्ट्राइक हंटर बना है। ये सुन के सीनियर डॉक्टर तुरंत अपना मूड बदल लेता है। वो कहता है हॉस्पिटल को परफेक्टली फाइन पेशेंट को घर ले जाने से रोकना नहीं चाहिए, पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि जिना भी अपनी माँ को देखने के लिए आई थी, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो अपने माँ के गले मिल जाती है और उनके पास ही बैठ जाती है। जिनू उनको ऐसा देख के अपने मन में कहता है मेरा सारा हार्डवर्क आज काम आया। मुझे लगता है कि आज तक जितनी भी कठिनाई से मैं गया हूँ उसका ये रिवॉर्ड मुझे मिला है, लेकिन अब मुझे इस बात की चिंता है एक हंटर होने के नाते मैं उस ब्रिज के पार जा चुका हूँ जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। आगे जुनू हॉस्पिटल के एक बेंच के बाहर बैठ जाता है। वो मन में कहता है डेमन कासल के अंदर होने के कारण मैंने अपना मोबाइल काफी समय से देखा ही नहीं। ओ गॉड, यहाँ पे तो काफी सारे मिस कॉल्स आ चुके हैं। चलो छोड़ो, अगर कुछ ज्यादा अर्जेंट होगा तो वो मुझे फिर से कॉल कर देंगे। आगे जुनू अपने मोबाइल में कैसल की न्यूज देखता है, जहाँ रिपोर्टर्स ने लिखा था कि डंजन ब्रेक का तो कोई एविडेंस नहीं है, ये फ्लाइंग बीस्ट कहाँ पे उड़ रहा है, सिटीजन सेफ तो है ना। ये सब देख के जुनू कहता है ये रिपोर्टर्स ये सब क्यों लिख रहे हैं। तभी जुनू को मिस्टर गो का कॉल आता है। जुनू शॉक हो जाता है कि मिस्टर गो ने खुद उसे कॉल किया है। वो उन्हें कहता है कि मिस्टर गो क्या कुछ हुआ है क्या। मिस्टर गो उसे कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में अभी तक सुना ही होगा। जुनू को कुछ समझ नहीं आता। वो मन में कहता है शायद वो कैसल के बारे में बात कर रहे हैं। जुनू उसे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं इस बारे में ध्यान रखूंगा। मिस्टर गो कहते कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुन के जुनू समझ जाता है। वो मन में कहता है क्या वो कैसल के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो उन्हें पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बाहर था तो मैंने अपना मोबाइल यूज ही नहीं किया। मिस्टर गो उसे कहते हैं लगता है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या मैं तुम्हें मिलके सब कुछ बता दूं। जुनू कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही उधर आ जाता हूँ। जुनू हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में आ जाता है। मिस्टर गो उसे बताते जेजू आइलैंड का ऑपरेशन 4 दिन बाद चालू किया जाने वाला है। हमें उन घटिया एंट्स को खत्म करना है, लेकिन ये करने के लिए हमें तुम्हारी भी हेल्प चाहिए मिस्टर संग। आज तक साउथ कोरिया ने जेजू आइलैंड को फिर से पाने के लिए जो भी कोशिश की है वो सारी की सारी नाकाम हो गई है, तो प्लीज हमारे साथ फाइट करो। यह सब सुन के जुनू मन में कहता है हालात नॉर्मल होते तो मैं ऐसे मौकों को कभी नहीं छोड़ता, मैं सीधा अंदर घुस जाता जहाँ मुझे हाई रैंक के बीच से फाइट करनी मिलती, जिससे मेरा लेवल भी बढ़ जाता। जुनू अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। उसको पता है कि अभी उसको उसके माँ के साथ रहना चाहिए, लेकिन तभी जुनू को काफी ज्यादा माना वेव्स फील होती है। मिस्टर गो से कहते हैं मिस्टर संग क्या हुआ। जुनू कहता है कोई सीरियस बात तो नहीं है, मुझे बस लगा कि हंटर्स आसपास कई फाइट कर रहे हैं। मिस्टर गो हंसते हुए कहते हैं मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प है। मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, तुम्हें इतनी दूर से वो फील हुआ। शायद यस रैंक हंटर जिम में वर्कआउट कर रहे होंगे और तुम्हें वही फील हो गए होंगे। जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पूछता है यस रैंक हंटर्स वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर गो उसे बताते हैं वो वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि जेजू आइलैंड की रेड को बस 4 ही दिन बाकी है। वहाँ जापान की यस रैंक के हंटर्स आए हुए हैं और हाँ साथ में गोतो रियोजी भी वहाँ पे है। जुनू हैरान हो जाता है। वो मिस्टर गो से कहता है गोतो रियोजी आप उनकी तो बात नहीं कर रहे ना। मिस्टर गो कहते कि हाँ, जो जापान का ग्रेटेस्ट हंटर है, ये नाम तो सबने एक बार जरूर सुना होगा। इवन ये नाम उनको भी पता है जो हंटर नहीं है। क्या तुम मेरे साथ जिम में आना चाहोगे। आगे हम देखते कि बेक और मोंग डोंगू जो फेम गिल्ड का मास्टर है एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। यहाँ पे वो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे जुनू और मिस्टर गो यहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर गो जुनू से कहते हैं इस रंग के हंटर एक साथ आए हैं, ये नजारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। जुनू मिस्टर गो से कहता है लगता है मिस्टर बेक थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी वहाँ पे चोई जोंग भी आ जाता है। वो कहता है कि अगर बेक अपने फुल फोर्स से लड़ेगा तो डोंगू को उसके सामने टिक नहीं पाएगा। वैसे कैसे हो मिस्टर संग, काफी दिन बाद मिले ना हम। वो जो पर्सन वहाँ सफेद यूनिफॉर्म में है वो फेम गिल्ड का मास्टर मोंग डोंग वुक है। जुनू उनसे पूछता है कि आपने कहा कि मिस्टर बेक अपना पूरा जोर नहीं लगा रहे, पर वो होल्ड बैक क्यों कर रहे हैं। उनके सामने तो उनके जितना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है ना। चोई बताता है अभी उनको ऑडियंस देख रही है, अगर इस समय पे वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे लड़ेंगे तो वो ऑकवर्ड मोमेंट में पड़ जाएंगे। मिस्टर बेक जब सीरियस हो जाते हैं वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। ये सुन के जुनू मन में कहता है तो वो जो रूमर्स थे वो सच थे, उनके पास ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी है। आगे चोई बताता है कि वो जो लोग वहाँ पे जमा हुए हैं इजावा, इपेई,
इशिदा मारी, टांको केंजो, होशिनो मिनोरू, कुमामोटो आसुशी, तावादा कनाए, फुजिशिमा तासुमी, केई, शिमुजो अकारी और गेतो ryuji, ये सब जापान की यस रैंक हंटर्स है। आगे हमें फेम गिल्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये एक 5 मेजर गिल्ड में से एक है। ये गिल्ड होनम रीजन में एक्टिव है। देश में व्हाइट टाइगर गिल्ड और फिंड गिल्ड टॉप 3 में आते हैं। इस गिल्ड को 5 गिल्ड में से 4th स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिनु गोतो ryuji को देखते हुए अपने मन में कहता है तो वो है गेतो ryuji, जापान का एस रैंक हंटर। फिर अकारी जिनु को देखते हुए हानिकावा से कहती है वो बंदा उधर वो कौन है। हानिकावा बताती है कि वो है संग जिनु, वो अभी अभी साउथ कोरिया का नया एस रैंक हंटर बना है। गोतो भी जिनु के प्रेजेंस को महसूस कर रहा था। वो अपने मन में कहता है क्या वो कोई असासिन टाइप हंटर है, अगर है भी तो उसकी प्रेजेंस आसानी से छुपाई नहीं जा सकती। फिर वो हानिकावा से कह रहा होता है कि ये काफी स्किल्ड असासिन टाइप हंटर लगता है, लेकिन हानिकावा गोतो से कहती है माफ करना सर वो मेज टाइप हंटर है। ये सुन के गोतो हैरान हो जाता है। वो हानिकावा से कहता है कि क्या वो मेज टाइप हंटर है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हानिकावा कहती है सर ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है। तभी लियम चाइन से कहता है देखो कौन आया है, ये वही है ना जिसने मिशन का शो बर्बाद कर दिया था। फिर चाइन जिनु को देखती है। उसे देख के वो मन में कहती है तो जिनु यहाँ पे आया है इसलिए हवा कुछ अलग सी लग रही है। आगे इशिदा मारी केई से कहती है हे केई, वो जो हंटर वहाँ ऊपर है ना वो कोरिया का 10th एस रैंक हंटर है। केई उसे कहता है मुझसे बात मत करो इशिदा, इतने सारे हंटर यहाँ जमा है इसलिए मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। आगे केई चाइन को देखते हुए अपने मन में कहता है लगता है एक साउथ कोरियन हंटर का भी नोज मेरी तरह सेंसिटिव है, लेकिन वो सिर्फ रुमाल का इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस मामले में अभी भी वो मुझसे कुछ टियर नीचे है। आगे हम देखते हैं कि बेक और डोंगो की लड़ाई अभी भी चल रही होती है। इनको देख के हानिकावा कहती है क्या इन्हें साउथ कोरिया की सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर कहा जाता है, ये तो मामूली आदमी लग रहे हैं। गोटो उसे कहता है तुम ऐसा सोचती हो। हानिकावा कहती है मिस्टर गोटो, मैंने आपको काफी समय से रेड करते हुए देखा है और यही कारण है कि मैं इन यस रैंक हंटर से ज्यादा कुछ खास इम्प्रेस नहीं हूँ। गोटो चाइन की तरफ देखते हुए हानिकावा से कहता है मैं तुम्हारी बातों से एग्री नहीं करता, यहाँ पे कुछ ऐसे ध्यान देने वाले भी हंटर हैं। आगे वो मन में कहता है चाइन और मिस्टर गो ये हमारे हंटर को काफी तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। तभी वहाँ पे नाइट गिल्ड का मास्टर ए रैंक का हंटर पार्क जोंगसू आ जाता है। इसने हानिकावा की सारी बातें सुन ली थी। वो हानिकावा से कहता है ओए मिस इंटरप्रिटर, अभी तुमने जो कहा तुमने लगता है साउथ कोरिया के हंटर मामूली आदमी है। तुम जापानीज में बोलोगे तो तुम्हें लगा मुझे समझ में नहीं आएगा। मैंने अपने हाई स्कूल में सेकंड लैंग्वेज जापानीज सीखी है। पर हानिकावा उसे कहती है तुम हो कौन। नाइट गिल्ड का एक हंटर कहता है जो तुम्हारे सामने अभी खड़े हैं ये नाइट गिल्ड के मास्टर मिस्टर पार्क जोंगसू है। हानिकावा कहती है पार्क जोंगसू, मैंने ये नाम कभी सुना नहीं। नाइट गिल्ड का हंटर चिल्ला के कहता है क्योंकि मिस्टर पार्क ए रैंक के हंटर है ना कि यस रैंक के, शायद इसलिए तुमने इनका नाम कभी सुना नहीं होगा। हमारा गिल्ड साउथ कोरिया में 5 मेजर गिल्ड में से एक है और सारे गिल्ड में हमारे पास सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स है। मिस्टर पार्क उसको रोकते हुए उसे कहते हैं यूटाई शो ऑफ करना बंद करो। हानिकावा उनसे कहती है साउथ कोरिया का ए रैंक हंटर, क्या तुम भी जेजू आइलैंड की रेड में ज्वाइन होने वाले हो। मुझे तो लगा था बस एस रैंक हंटर को ही पार्टिसिपेट करने की इजाजत है। ये सुन के मिस्टर पार्क भी पैनिक हो जाते हैं। मिस्टर गोट तो हानिकावा से कहते हैं हानिकावा तुम किस बारे में बात कर रही हो। नाइट गिल्ड का हंटर कहता है मिस्टर पार्क डिफेंस टीम में है, वो आइलैंड को ब्लॉक करने के इंचार्ज है। ये सुन के हानिकावा कहती है ये सुन के अच्छा लगा, वैसे भी ए रैंक के हंटर को इम्पोर्टेंट टास्क के लिए साइन नहीं कर सकते। ये सुन के मिस्टर गोटो हानिकावा से कहते हैं हानिकावा तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रही, ये सब अभी के अभी बंद कर दो। जोंगसू भी वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि छोड़ो ये सब, वैसे भी वो बस इंटरप्रेटर है, उसे क्या ही पता होगा। हानिकावा ये सुन लेती है और वो जोंगसू से कहती है अच्छा तो ऐसी बात है तो दो हाथ हो जाए। मेरा नाम हानिकावा है और मैं जापान की ए रैंक की हंटर हूँ। तुमने क्या मुझे बस एक इंटरप्रेटर समझ लिया जो बस साथ चलने का काम करती है। जोंगसू उसे कहता है भगवान के लिए अपनी ये बकवास अब बंद भी कर दो। हानिकावा उसे कहती है तुम क्या कोई नॉन कॉम्बैक्ट हंटर हो क्या। जिनवू और बाकी सब लोग इनको ऊपर से देख रहे होते हैं। जिनवू मन में कहता है एक बैटल जो जापान और कोरिया के ए रैंक के हंटर के बीच चोई भी कहने लगता है चीजें मजेदार होने वाली है। आगे जोंगसू हानिकावा से कहता है ठीक है, बेवजह लड़ने से अच्छा है कि हम कुछ रूल्स के साथ लड़ेंगे। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। रूल्स काफी सिंपल है, जो पहले अपने दुश्मन की कलाई पकड़ेगा
वो जीत जाएगा। ये सब सुन के हानिकावा मन में कहती है अगर मैंने उसके ऊपर पंच मारा तो वो मुझे पकड़ लेगा और गेम वहीं पे ओवर हो जाएगा। लगता है मैं सीधे हमला नहीं कर सकती। आगे वो जोंगसू से कहती है शायद हमें एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलना चाहिए था। जोंगसू एक पोजीशन पे आ जाता है। हानिकावा उसे कहती है तो ये तुम्हारा रेडी होने का स्टैंस है। जोंगसू उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपने हाथों को तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक मुझे तुम्हारी कलाई पकड़ने का मन ना करे। ये सुन के हानिकावा मन में कहती है उसे अपने स्पीड पे भरोसा है। फिर वो जोंगसू से कहती है तो ठीक है अभी शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हानिकावा एकदम काफी तेजी से जोंगसू पे अटैक कर देती है। वो जोंगसू पे काफी सारे पंच मारती है पर जोंगसू उन पंच को काफी आसानी से डॉज कर रहा था। इस वजह से हानिकावा थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। वो अपने मन में कहती है मैं उसके वो दिखावे वाली चेहरे को मिटा कर रख दूंगी और वो काफी तगड़ा पंच मारने जा रही होती है लेकिन तभी उसका हाथ अचानक से पीछे हो जाता है। हानिकावा भी इससे शॉक हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि ये जोंगसू ने किया। वो उसे कहता है ये बस रिकॉर्ड के लिए था, मैंने तुम्हें मारा नहीं, बस हल्का सा धक्का दिया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हानिकावा उसे कहती है माफ करना लेकिन तुम्हारा एक्सेंट समझने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। आगे हम देखते हैं कि जोंगसू की पैंट फट जाती है। हानिकावा उसे चिढ़ाते हुए कहती है ऐसी फटी हुई पैंट के साथ तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो मन में कहती है अभी मेरे पास चांस है और वो काफी तेजी से जोंगसू की कलाई पकड़ने आ रही थी लेकिन जोंगसू कहीं और से आके हानिकावा की ही कलाई को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है मिस इंटरप्रेटर आप काफी स्लो है। इससे हानिकावा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है ये अभी क्या हुआ। फिर वो जोंगसू से कहती है तुम उस टाइप के हंटर हो जो हमेशा टैंक के पीछे छुपे रहते हैं और ऐसा भी लग रहा है कि तुम्हें आमने सामने की कॉम्बैट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आगे जोंगसू उसे समझाता है यह साउथ कोरिया में हर समय दिक्कत देने वाले से हम भिड़ते रहते हैं जिसका मतलब ये है कि हमें कभी कभी अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है और जब कोई हद से ज्यादा ही दिक्कत देने लगता है हमें उसे मारना भी पड़ता है। ह्यूमन बीइंग मैजिक बीस्ट की तरह नहीं होते। ह्यूमंस का मूवमेंट का तरीका अलग होता है, उनका लड़ने का तरीका अलग होता है। तो अगर तुम अपने दुश्मन की अगली चाल को नहीं देख पाती तो तुम अभी मर जाती और अगर अभी मेरे हाथ में एक स्वॉर्ड होती और तुम मेरी दुश्मन होती तो मैं तुम्हारी कलाई पे नहीं सीधे तुम्हारा गला काट डालता। यह सब सुनने के बाद हानिकावा अपना हाथ छुड़ा के नखरे दिखा के वहाँ से चली जाती है। गोतो जोंगसू से कहता है तुम्हारा शुक्रिया, ये काफी एक्साइटिंग मैच था। आगे वो हानिकावा को अपने शब्द सबको सुनाने को कहता है। हानिकावा कहती है दो देशों में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मेरे पास सभी के लिए एक प्रपोजल है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। अभी के रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे हंटर एक दूसरे से भिड़ जाए। जिनू और मिस्टर गो भी नीचे आ जाते हैं। मिस्टर गो अपने मन में कह रहे होते हैं लगता है वो ये देखना चाहता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आगे वो गोतो से कहते हैं ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, हालांकि मेज टाइप हंटर और नॉन कॉम्बैक्ट हंटर्स इससे बाहर रहेंगे क्योंकि ये नहीं बताया जा सकता कि कौन जीतेगा। आगे बेक कहता है हम और भी रूल्स को ऐड करेंगे, अगर तुम अपने ओपोनेंट की कलाई या पीठ या फिर उन्हें नॉकआउट कर दोगे तो तुम जीत जाओगे और एक के साथ एक लड़ने की बजाय सारे हंटर एक दूसरे के साथ एक साथ ही लड़ेंगे। हानिकावा ये सब कुछ गोतो को बता देती है। ये सुन के गोतो मन में कहता है नए रूल्स के साथ एक भी पर्सन नॉकआउट हो गया तो ये तय होने के लिए काफी है कि कौन सा देश स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरी तरफ से भी देखा जाए तो इसकी वजह से असासिन टाइप हंटर को काफी एडवांटेज होगा। आगे वो सबसे कहता है ठीक है ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। मिस्टर गो कहते हैं कोरिया से बेक यूनहू, चाहिन और लिम ये लड़ने के लिए आएंगे। जापान से कौन पार्टिसिपेट करने वाला है। गोतो कहता है हमारे यहाँ से केंजो, मिनोरू, आसुशी और टावाटा ये हंटर्स आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। सायोनारा।